दो जो हैं वो FADH2 भी बनते हैं। यहां तक सारे लोग मेरे साथ हैं या कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है? आधे आधे हैं सारे? यहां तक लोग मेरे साथ हैं या नहीं है? मैंने कुछ पिछली चीजें बना के दी हैं आपको। ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन क्रैब एक नहीं, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हम लोग, तो हम लोग दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स की, यानी दो एसिटाइल को ए यहां पर। अच्छा, मैं एक और चीज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, कोई कंफ्यूजन ना भी हो किसी को और को। तो मैं यहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की एक साइकिल बना देता हूं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की। ठीक है, मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को भी साथ में शामिल कर लेता हूं। आपके पास रिएक्टेंट है यहां पर ग्लूकोस। ग्लूकोस रिएक्टेंट क्या है? पायरुवेट। पायरुवेट कितने हैं? दो। और आपके पास रिएक्टेंट ए, जो कि वो भी होंगे दो, क्योंकि हर एक पायरुवेट हर एक एसिटल को ए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद आपके पास क्रैब साइकिल के अंदर रिएक्टेंट क्या है? आपके पास रिएक्टेंट है एसिटल को ए, जो होंगे दो। और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहां पर? आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सैलो एसीटेट। हर साइकिल के एंड पे ऑक्सैलो एसीटेट बनेंगे, जो कि फिर दोबारा एसिटल को ए, नया आने वाले एसिटल को ए के साथ बॉन्ड कर लेंगे। खैर, साइकिल्स का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, बट समझाने के लिए एक बात मैंने यहाँ पर बता दी। यूजली साइकिल्स का हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता। साइकिल का मतलब ये कि जो चीज जहां से शुरू हो रही है आप इसको बीच में से कहीं नहीं देखते। रिएक्टेंट तो निकाल सकते हैं कि साइकिल में कोई नई चीज ऐड कहां से हो रही है। ऐड जो चीज नई चीज हो रही है एसिटल को ए है, बट फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट कोई नहीं है। बस हमने समझने के लिए ऑक्सैलो एसीटेट रख दिया, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट घूम के वापस आके उसके साथ मिक्स करके हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है सिट्रिक एसिड। तो ये आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट की लिस्ट बना दी मैंने। ये आपके पास जो है वो एनर्जेटिक्स बना दिए कि हर साइकिल के अंदर एनर्जेटिक्स कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये दो का मतलब है कि दो दो मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे, क्योंकि छह से आपके पास तीन तीन कार्बन कंपाउंड यहाँ पर बन रहे होंगे। तो इसको जरा कॉपी कर लो। उसके बाद हम इससे बात चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इलेक्ट्रॉन लिंक रिएक्शन, यस एग्जैक्टली, इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। आसान अल्फाज में याद रखने के लिए इसको पायरुवेट ऑक्सीडेशन का नाम भी दे सकते हो, कि पायरुवेट जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर वो एसिटल कोए में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो खाली फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोए भी याद रख सकते हो आप लोग, याद रखने के लिए लिंक रिएक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अच्छा, आपके पास बुक के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बुक में से जिन लोगों ने रीड किया उनको अंदाजा होगा कि बहुत ही बुरी तरीके से लिखी हुई है। बमुश्किल एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ एट द एंड आपको ये बता दिया है कि जी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और आपका 36-34 एटीपी के करीब जो है वो एटीपीज बनते हैं। जो तीन पायरुवेट वाला कंडीशन जो है, जो हम लोग कहते हैं कि जी लिंक रिएक्शन ही पायरुवेट ऑक्सीडेशन के हमारे पास तीन एटीपी बनते हैं, वो एक ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट है, कि वो एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर हमारे पास तीन एटीपी बन रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो NADH बनता है वो ये तीन एटीपी के बराबर ही होता है। तो इसलिए हम आप नए हिसाब से इसको NADH लिखते हैं। आप तीन एटीपी याद रखना चाहो, तीन एटीपी भी है, क्योंकि हमें इन दी एंड टोटल एटीपी प्रोडक्ट्स याद रखने के, हमारे टोटल एटीपी कितने आ रहे हैं। तो टोटल एटीपी हम जितने भी बनाएंगे तो हमें उससे अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर NADH जितना है तो कितने टोटल एटीपी हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वन पायरुवेट इनटू एसिटल कोए। ठीक है, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको बहुत सरसरी सी बताऊंगा, इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको जो मेन पार्ट है उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो समझ में आ जाए। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन पार्ट पता है क्या है? इस NADH और FADH2 को कन्वर्ट करना इनटू इस्तेमाल करनी होती है। वो किस तरह से हो रहे होते हैं? अच्छा, आपके पास वो किस तरह से कन्वर्जन हो रही थी वो मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जिस झगड़े में हैं कि जी NADH 3 होता है, 2 होता है, 2.5 होता है, या FADH 1 होता है, 2 होता है या 1.5 होता है,
जो भी हैं वो कैलकुलेशन से हमें समझ में आ जाएगा, ताकि आपके पास एक कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम में जब भी आपके पास सवाल पूछा जाएगा तो एग्जाम में आपके पास सवाल पूछा जाएगा, बात कर रहे हैं तो ऑप्शन दे के समझ में आएगा आपको कि वो बात किसकी करना चाह रहे हैं। वरना हम लोग जब भी कंसिडर करते हैं टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड पूरी रेस्पिरेशन में, वो नेट की बेसिस पे करते हैं, नेट की बेसिस पे, नेट कितनी बन रही होंगी हमारे पास। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों को कुछ चीज में कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं यहां पर एक और चीज मेंशन कर दूं, एक और चीज मेंशन कर दूं, ताकि बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो जाए। जब इतना क्लियर हो गया तो यहां पर आपके पास ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म, उसके बाद ये शटल करके एसिटल को एक ले जाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये साइट ऑफ सिंथेसिस है, साइट ऑफ रिएक्शन, ये एनर्जेटिक्स है और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट चार्ट आ गया। इसको अगर याद कर लोगे तो इंशाल्लाह आपके पास किसी चीज में आपको इशू नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये कॉपी कर लिया, इसको मैं मिटाने लगा हूं। अब मैं जरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करके आज इतनी बात करते हैं, फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने लगा हूं और अब आप जरा मिटाने से पहले जरा एक चीज कैलकुलेट कर लो कि हमारे पास टोटल एटीपी कितने आ रहे हैं। एटीपी टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास NADH कितने आ रहे हैं टोटल, और हमारे पास FADH कितने आ रहे हैं टोटल, FADH2 टोटल कितने आ रहे हैं। तो आप देखो 2 और 2 4, हमारे पास 4 ATPs यहां पर मौजूद हैं, 2 4 और 6 10 NADH हमारे पास यहां पर मौजूद हैं, और 2 FAD हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। तो टोटल हमारे पास ये टोटल निकल के आ रहा है। अब हमारे पास ATP जो है उनका कोई खास काम नहीं होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो इसको तो हम साइड पे कर देंगे, इसको तो हम साइड पे कर देंगे। बाकी हमारे पास बच गया ये दोनों पार्ट, यानी NADH वाला और FADH2 वाला पार्ट। ये जाएंगे दोनों के दोनों आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये दोनों जाएंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, क्योंकि इन्होंने एटीपी बनानी है ना, जाके इन्होंने एटीपी बनानी है, ये तो एटीपी बनी हुई है। तो ये अभी जरा साइड पे रखते हैं, इन दोनों को लेके चलेंगे, यानी 12 मॉलिक्यूल्स के 12 एनर्जी कैरियर्स को लेके हम कितने एटीपी बना सकते हैं, इसको इंशाल्लाह अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, मैट्रिक्स के अंदर ही हो रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो हम इन 12 एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स को लेके चलते हैं और इनकी 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 स्टैट्स पूरी देखते हैं कि इसमें क्या कहानी हो रही होगी। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीपी जनरेट करता है आपके पास। तो इस पावर ऑफ द सेल को जो है, इसके अंदर आपको पता है कि 2 मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये आपके पास एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर इन्विजिलेटेड या फिंगर लाइक प्रोजेक्टेड मेम्ब्रेन्स है। आपके पास जो साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो ये वाली साइट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस जगह पे हो रही होती है, ये जगह आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की होती है। ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, वहां पर। और आपके पास जो पूरा अंदर का पोर्शन है, ये जो फिल पोर्शन में बनाने लगा हूं, ये पूरा जो अंदर का पोर्शन है, इस पूरी जगह में आपके पास क्रैब साइकिल हो रही होती है। ठीक है, इस पूरी अंदर की जगह में क्रैब साइकिल हो रही है, और इस खास मेम्ब्रेन के अंदर, अगर मैं इसको जूम करूं तो मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास जो है वो, मिसाल के तौर पे ये रही मेम्ब्रेन आपकी। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है आपकी, क्या कहलाएगी ये इनर मेम्ब्रेन है। और आपके पास, मैंने यहाँ ब्लू से बनाया तो ब्लू से बना दूं, ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये हो गई आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई आपके पास इनर मेम्ब्रेन, और ये बीच में कुछ एरिया आपका खाली है, यानी 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ये, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आई है? यहां तक मेरी बात समझ में आई है? ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा और एंड में समरी भी कर दूंगा। एंड में समरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ध्यान लगा के भी सुनना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जिन लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। जिन्होंने अच्छे समझा हुआ लाइट रिएक्शन को उनके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, ठीक है। वो कैसे, वो अभी खुद अंदाजा लगा लेंगे वो लोग, पता चल जाएगा अभी जिन्होंने पढ़ा हुआ है जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कि उन्होंने लाइट रिएक्शन कितने अच्छे समझा हुआ है। लाइट रिएक्शन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। जरा मैं यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन बना देता हूं ब्लू से। ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, हमने इससे कोई गर्ज नहीं है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ब्लू को ही मैं यहाँ चला रहा हूँ अभी, मेरे ब्लू से यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर है। और आपके पास यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ये मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ये बीच का ये वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस है, ये स्पेस है बीच का आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इन इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके पास लाइट रिएक्शन में काम कर रहे थे, ठीक है। मैं इसी ड्रामेबाजी के लिए इनके शेप ऐसे बना रहा हूं, वरना इनके शेप ऐसे होते नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो है वो यहां पर मैं ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को तो आप जानते होंगे, ये वाला जो मैंने बनाया है ये आपके पास है एटीपी सिंथेस, इसमें एटीपी लिख देता हूं, एटीपी सिंथेस है ये अलग अलग नाम होते हैं इनके लिए, इनके नाम हम नामों पे नहीं जाएंगे। यहाँ पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। 4 बेसिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अलग अलग किस्म के नाम है, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम फलाना ढमकाना। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि आपकी बुक में इसकी तफसील से नाम दिए में कोई तफसील नहीं है, बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लेन हुआ है, सर्कल्स बना के उन्होंने जो है वो एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशंस वगैरह सारी बातें बताएंगे। तो मैं इस चीज में आपको लेके नहीं जाना चाह रहा, जो मेन कंपोनेंट है इसका मैं उसको जरा छेड़ूंगा। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की तरह काम चल रहा होता है। लेकिन अगर आप एक बात गौर से देखो तो इसका स्ट्रक्चर मैंने उल्टा बनाया है, इसका स्ट्रक्चर उल्टा बनाया है। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर इसका स्ट्रक्चर बाहर, इसका ये मुंह बाहर की तरफ था और ये अंदर की तरफ था। यानी आपके पास ये जो 3 डायमर टाइप की सिचुएशन, ट्रायमर टाइप की सिचुएशन जो मैंने बनाई है स्ट्रक्चर, ये आपके पास बाहर की तरफ था, यानी ये आउटलेट था फॉर हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट के लिए। ये जो मैंने बॉक्स शेप स्ट्रक्चर बनाया है ये नीचे की तरफ था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये इनलेट था फॉर हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन नीचे बॉक्स वाली जगह से घुस के इस ट्राइमर से निकलते थे। अब यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर उल्टा है, इसका मतलब ये कि आपको इंडिकेशन मिल रही है यहां पर इसको देख के कि आपके पास ये जो बॉक्स वाली सिचुएशन है, बॉक्स वाला जो स्ट्रक्चर है, यहां से इनलेट होगा हाइड्रोजन आयंस का और इस ट्राइमर से हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलेंगे, यानी आउटलेट होगा ये हाइड्रोजन आयंस के लिए। बात समझ रहे हो? तो यार एक मिनट सबर, तो इसके स्ट्रक्चर को देख के आपको हल्का सा एक आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो है अब एटीपी अंदर जमा करेगा ना कि बाहर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब भी ट्राइमर बाहर था तो आपके पास हाइड्रोजन आयन यहां से आते थे, ल्यूमेन में से होते हुए स्ट्रोमा में जाते थे और फिर आपके पास एटीपी बाहर बनता था, एटीपी और एडीपीएच बाहर बनते थे और फिर मूव करके चले आते थे वो केल्विन साइकिल के अंदर। यहां पर क्या है कि यहां पर हाइड्रोजन आयन यहां से अंदर एंटर होंगे, यहां से बाहर निकलेंगे और एटीपी अंदर प्रोड्यूस होगी। ये वाली बात मेरी समझ में आ रही है? बिल्कुल लाइट रिएक्शन जैसा ही है, बस थोड़ा सा उल्टा है। अभी इसके उलट वाली बात आपको और समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी यहां से गुजरने वाली? अच्छा, अब अगर ये बात याद रखी हुई है तो अब थोड़ी सी फैक्चुअल बातें, कॉन्सेप्चुअल नहीं फैक्चुअल बातें उनको समझ लेना। हमारे पास
कुछ स्टडीज से, काफी स्टडीज से पता चला कि NADH जो है वो हायर एनर्जाइज्ड कंपाउंड है, हायर एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू FADH2। FADH2 का जो एनर्जी लेवल है वो कम है, एनर्जी लेवल NADH के मुकाबले में कम है। कुछ स्टडीज से, स्टोइचियोमेट्री से, एनर्जेटिक्स से अंदाजा लगाया, ठीक है, फैक्चुअल बात है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अच्छा जी, दूसरी चीज, आपके पास जैसे हम लोगों ने Z स्कीम पढ़ी थी, अगर आपको याद हो लाइट रिएक्शन के अंदर, हमने जब Z स्कीम पढ़ी थी तो एक बात का तयन किया था कि हमारे पास PS2 यहां पर था, PS2 यहां एक्साइट हो रहा था, फिर PS2 नीचे जाके यहां पर साइटोक्रोम के पास आ रहा था, साइटोक्रोम से PC के पास, PC से PS1, और PS1 ज्यादा ऊपर एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा था। मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये जो हम लोग एरोस बना रहे हैं, इस एरोस से हम ये नहीं बता रहे कि PS2 उछलता फिर रहा है अपने मेम्ब्रेन के अंदर, बल्कि PS2 और PS1 की मूवमेंट और ये डायरेक्शन हमें बता रही है कि ये हायर एनर्जाइज स्टेट है, हाई एनर्जाइज स्टेट है ये ऑफ दिस लाइट रिएक्शन, ये लोएस्ट या ग्राउंड स्टेट है ऑफ दिस लाइट रिएक्शन। तो ये एरोस इंडिकेट कर रहे थे, ये एनर्जी लेवल्स इंडिकेट कर रहे थे कि रिडॉक्स पोटेंशियल या एनर्जी लेवल कितना है हर स्टेज का, हर मॉलिक्यूल का, हर पिगमेंट का। ठीक है, याद आया? अब यही सेम फिलॉसफी यहां पर अप्लाई होती है। यहां पर कैसे अप्लाई होती है? आपके पास ये जो लेवल्स बनाए हुए हैं, ये जो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस भी इसी तरह का काम करते हैं कि इसकी एनर्जी इसके मुकाबले में ज्यादा है, इसकी एनर्जी इसके मुकाबले में ज्यादा है, यानी ये ज्यादा एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है तो ये ज्यादा एनर्जाइज्ड कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को ले सकता है, उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये लेस एनर्जाइज्ड है तो ये अपने से कम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या अपने से कम मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसकी एनर्जी कम तो ये कम एनर्जी वाले को एक्सेप्ट करेगा, इसकी एनर्जी ज्यादा तो ये ज्यादा एनर्जी वाले को एक्सेप्ट करेगा। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है जैसे हमने जेड स्कीम में चीजें देखी थी कुछ। मेरी वाली बात समझ में आई? इनमें भी एनर्जी लेवल्स हैं इन कॉम्प्लेक्सेस में। इसकी एनर्जी इसके मुकाबले में ये सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी रखता है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में ज्यादा एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट कर सकता है। जिसकी एनर्जी कम, वो कम वालों को एक्सेप्ट करेगा, ज्यादा वालों को नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो मेरी? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मैं जरा NADH और FADH की आपको स्टोरी सुनाऊंगा। बाय प्रोडक्ट्स वगैरह की बात मैं नहीं करूंगा कि वहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपके पास NADH आएगा, NADH आया, NADH आपके पास आता है। NADH बताओ मुझे किसके पास जाएगा? अभी हमने बात की कि हायर एनर्जाइज्ड है, ये मतलब हाईली एनर्जाइज्ड है NADH, ठीक है? तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास आएगा अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, 1 पे जाएगा। जब ये 1 पे आएगा अपने पास तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, उसके नतीजे में आपके पास क्या होगा कि इस एनर्जी को यूज करते, इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस एनर्जी को यूज करते हुए ये क्या करेगा, ये इस मैट्रिक्स में मौजूद हाइड्रोजन आयंस को पंप करेगा यहां मेम्ब्रेन में। जैसे आपने वहां प्लास्टोक्यूनॉन या साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स का देखा था कि दोनों में से कोई भी एक कभी कभार हाइड्रोजन आयन को पंप कर लेता है अपने अंदर, यानी हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्लो करती है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। याद है मेरी वाली बात? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करता है प्लास्टोक्यूनॉन या साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई भी, तो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को बाहर से अंदर आने की इजाजत देता है, यानी फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन आने की इजाजत दे देता है। इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होता है कि आपके पास यहां मौजूद हाइड्रोजन आयंस, यहां मौजूद हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन और यहां आके जमा हो जाते हैं, यहां आके जमा हो जाते हैं। इसका एक खास रेशियो है, याद रखना। एक NADH2 जब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 हाइड्रोजन आयंस आपके पास पंप होते हैं यहां पर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये एक उसूल है। जैसे आपने वहां पढ़ा था कि 3 हाइड्रोजन आयन ATP सिंथेस से गुजरते हैं इन लाइट रिएक्शन, तो आपके पास एक ATP बनता है। उसी तरीके से यहां पर जब एक इलेक्ट्रॉन इसके गेन करता है तो ये अपने अंदर से 4 हाइड्रोजन आयंस को पास होने की इजाजत दे देता है।
क्यों देता है, क्या करता है, सिर्फ इतना याद रखो कि जो इसने इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन किया है, इलेक्ट्रॉन लिया, एनर्जी मिली इसको, तो इसने इसके अंदर कोई कन्फर्मेशनल चेंज आया, इसने इसके वेल्व्स खुले और इसने अंदर से जो है अपने पास से हाइड्रोजन आयंस को गुजरने का मौका दे दिया। 4 हाइड्रोजन आयंस गुजर गए एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। मेरे साथ है सबके सब। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, पहले मैं सिर्फ NADH की बात कर रहा हूं, FADH को नहीं लेके आ रहा। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टू अनदर एक्सेप्टर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 अपने अंदर से कोई, क्योंकि छोटा कॉम्प्लेक्स होता है तो अपने अंदर से किसी भी हाइड्रोजन आयन को गुजरने नहीं देता, छोटा कॉम्प्लेक्स है साइज में। लेकिन इलेक्ट्रॉन पास करता है टू कॉम्प्लेक्स नंबर 3। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास आते हैं, वैसे ही आपके पास मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन इसमें से मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहां पर भी 4 हाइड्रोजन आयन मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करेंगे जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन के गेन करने पे 4 हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने पे 2 इलेक्ट्रॉन के गेन करने पे 4 हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे। नीचे वाले कहां से आ रहे हैं उस पर आता हूं बाद में। पहले जो हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे हैं पहले उसको देख लो। नीचे वाले कहां से मूव कर रहे हैं आ रहे हैं उसको देखेंगे। सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर। अब मैंने 2 की बात क्यों की है, मैं अभी इस पे आऊंगा कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन की बात क्यों की है। ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रॉन से भी कहानी चला सकता था, लेकिन मैंने 2 की बात क्यों की है, क्योंकि अभी जो हमारे पास आगे प्रोडक्ट बनेगा एक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और अब तब आपको समझ में आएगा कि फोटोसिंथेसिस से बिल्कुल उल्टा क्यों है। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां है, ये इसका साइज छोटा था, इसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन मूव नहीं करने देता। ये डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो उसको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से वो यहां से 4 हाइड्रोजन आयन अपने पास से मूव करवा देगा। जब वो मूव करवा देगा तो सेम काम वो अब इलेक्ट्रॉन को आगे पास करेगा। इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल्स है ना ये। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 1, 2 और 3 के मुकाबले में बड़ा तो होता है, लेकिन इसके पास अब एनर्जी लेवल कम है। इसका एनर्जी लेवल कम का मतलब क्या है कि अपने पास से कम इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लेगा लेकिन उनकी एनर्जी बहुत कम होगी। उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम, तो काम कम करवा सकता है वो। अब काम कम क्या करवाएगा, बजाय 4 हाइड्रोजन आयंस के ये अपने अंदर से गुजारेगा सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयंस। अब एनर्जी कम हो गई इसकी, अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम हो गई, तो कम एनर्जी हो गई, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसको एनर्जी मिल रही थी, उस एनर्जी से वो हाइड्रोजन आयंस को मूव करवा रहा था। आहिस्ता 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 एनर्जी कम होती जा रही है, यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता जा रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। जब यहां तक पहुंचा तो एनर्जी बिल्कुल ही कम हो गई, उसकी बिल्कुल कम हो गई। अब बजाय 4 के उसने 2 हाइड्रोजन आयंस को पंप करवाया अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्ट्रोमा नहीं है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो खाली मेम्ब्रेन है। ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है, नीचे स्ट्रोमा है, सॉरी नीचे मैट्रिक्स है, ये बीच में खाली स्पेस है। यहां साइटोप्लाज्म है, इस जगह पे साइटोप्लाज्म है, ये खाली स्पेस है, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो आपके पास हमने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लूज करता 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 ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। एनर्जी लूज कर रहा होता है, ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, पहले इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेप्ट हुए, एनर्जी ज्यादा थी। उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने हाइड्रोजन आयन पंप किए। उसने आगे फेंका, इसका साइज छोटा, इसने कोई हाइड्रोजन आयन पंप नहीं किए। आगे गया इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 पे, यहां पर भी एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी, तो उस एनर्जी की मदद से यहां पर 4 हाइड्रोजन आयन पंप हो गया अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हैं टू द लास्ट कॉम्प्लेक्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल कम हो गई, आते आते इतनी कम हो गई कि वो 4 कॉम्प्लेक्सेस नहीं, 4 हाइड्रोजन आयन पंप नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयन पंप करेगा। 2 हाइड्रोजन आयन पंप करने के नतीजे में क्या है, आपके पास यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर आके रुक गया थोड़ी देर के लिए। ये बात बताई मैंने। ये क्रिस्टी है, हाँ, जो क्रिस्टी कहते हैं ना उसको, इन्विजिनेटेड मेम्ब्रेन। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। अब जरा एक बात,
यहां पर मौजूद है ऑक्सीजन। मैं किससे बनाऊं ऑक्सीजन? ब्लू से बनाऊं। यहां पर आपके पास मौजूद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, O2। यहां पर आपके पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, यहां पर आपके ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करके आएंगे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। किन इलेक्ट्रॉन्स को? O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन आयंस। क्या बनता है ये? कोई मुझे बता सकता है क्या बनता है? अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को, दो हाइड्रोजन आयंस को और वाटर को आपस में मिलाऊं तो मेरे पास क्या बनता है? वाटर। तो आपके पास यहां पर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और आपके पास वाटर बन रहा है, वाटर। रेस्पिरेशन की इक्वेशन याद है किसी को? रेस्पिरेशन की इक्वेशन में हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक्स अप टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास हर स्टेप पे रिलीज हो रही थी, हमारे पास एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन में भी रिलीज हुई, हमारे पास मुख्तलिफ स्टेप्स भी रिलीज हुई। ये वाटर जो हम लोग पढ़ते हैं उस इक्वेशन के अंदर वो यहां से आ रहा है और एनर्जी हमारे पास बन रही है। अब एनर्जी कैसे बनेगी अब देखते जाओ। अच्छा ये मैंने यहां बना दिया, अब मैं एनर्जी के लिए अच्छा मैं लंबा बनाऊंगा। अब आपके पास हाइड्रोजन आयन अच्छे खासी जमा होना शुरू हो गए। यहां पर हाइड्रोजन आयन की एक्यूमुलेशन जब यहां ज्यादा हो जाएगी तो यहां एसिडिटी बढ़ जाएगी। इस पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में एसिडिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एसिडिटी को मेंटेन करती है, क्रिएट करती है। अब एसिडिक मेम्ब्रेन से बचने के लिए क्या होगा? आपके पास ये हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन और कहां आएंगे? ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे यहां से और आपके पास वापस आ जाएंगे यहां पे, यानी इनसाइड दी मैट्रिक्स। जब ये मैट्रिक्स में आएंगे तो आपके पास यहां पर ATP बनना शुरू होगा, ATP। वाटर के लिए H यहां से आया ना, आपके पास मैट्रिक्स में मौजूद है ना हाइड्रोजन आयन, जब भी तो बाहर मूव कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयन यहां पर मौजूद है, हाइड्रोजन बाहर मूव कर रहे हैं। अगर यहां कम होगा तो ये घूम के वापस आएंगे, ये इस्तेमाल हो जाएंगे यहां पर। तो हाइड्रोजन आयन के होने ना होने का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल वैसे ही ATP बनेगा जैसे लाइट रिएक्शन में बन रहा था कि इसी ATP सिंथेस के ऊपर एक साइड पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लगा होता है और एक साइड पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा होता है। जब ये मूव करता है ड्यू टू द मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोजन आयंस, तो ये फिर क्या होता है कि दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और आपके पास ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हाइड्रोजन आयन ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना अपने आप को डोनेट कर रहा है, बल्कि सिर्फ मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहा है ATP सिंथेसिस के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पास एनर्जी या ATP की सिंथेसिस हो रही है। यहां तक मेरी बातें समझ में आई हैं? ATP तो मैंने यहां बनाया, ये बाहर ही बनना शुरू होगा, मतलब मेम्ब्रेन के साथ बनेगा, जैसे बाहर निकल रहा था ना उसके अंदर। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां बना दी, मैंने इसलिए एरो यहां बनाया कि वो यहां पर आके जमा होना शुरू हो जाएंगे इनसाइड दी स्ट्रोमा नहीं मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा अब अगर मेरी ये बात समझ में आ गई तो अब हमें ये अंदाजा लगाना है कि हमारे पास जब एक NADH आया तो उससे हमारे पास कितनी ATP बननी चाहिए, कैसे पता चलेगा हमें? इस पे आने से पहले जरा FADH को भी देख लो, वो भी हमारा ही है, उसको भी हमने बनाया। FADH लेस एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है। लेस एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल का मतलब है कि लेवल कॉम्प्लेक्स 1 इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? कॉम्प्लेक्स 2। इसका मतलब है कि आपके पास FADH2 जो है वो आएगा किसके पास? ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर 2। जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के पास आएगा तो यहां से वो हाइड्रोजन आयन पंप नहीं हो रही, इसका मतलब ये सिंपल मूव करके यहां आ जाएगा। जब वो यहां जाएगा तो हाइड्रोजन आयन पंप करेगा वो, और फिर वो आगे मूव करेगा, पंप करेगा, और आपके पास वाटर भी बनेगा, आपके पास ATP बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस चलेगा। बस फर्क यह है कि NADH आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 पे आएगा, FADH आपके पास कॉम्प्लेक्स 2 पे आएगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा आपसे एक छोटी कैलकुलेशन करवाना चाह रहा हूं। मुझे ये बताओ
एक NADH के लिए हमने कितने हाइड्रोजन आयंस को फ्रॉम मैट्रिक्स टू मेम्ब्रेन मूव करवाया? कितने हाइड्रोजन आयंस को मूव करवाया एक NADH के इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद? 10 हाइड्रोजन आयंस हमें जरूरत पड़ी है फॉर द रिडक्शन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NADH। यानी NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, वो तो बाद में जाके रिड्यूस हो गया, यहाँ पर वाटर की फॉर्म में वाटर बन गया उससे, और बाकी आपके पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहां मूव करे, 4 हाइड्रोजन यहां पर मूव करे, 2 हाइड्रोजन यहां पर मूव करे, तो टोटल 10 हो गए। बुक में तो अजीब ATP आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखी हुई है, और उसके अंदर सिर्फ उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस के नाम बता दिए, दैट्स इट, और कोई काम नहीं किया, और एंड में उन्होंने ATP बता दिया कितने ATP जनरेट होंगे आपके पास। FADH की बात करने लगा हूं मैं। अब मुझे बताओ हमारे पास FADH कितने बनेंगे? FADH से कितने हाइड्रोजन आयंस पंप होंगे? कोई मुझे बता सकता? 8, 6 हाइड्रोजन आयंस फॉर FADH2। कैसे? इसको जरा मैं यहां पर एक आसान तस्वीर बना दूं। हमारे पास मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स 1 अपने पास से 4 हाइड्रोजन आयन निकालता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 हाइड्रोजन आयन निकालता है, कॉम्प्लेक्स 4 2 हाइड्रोजन आयंस निकालता है। आपके पास NADH आया इसके पास, NADH आया इसके पास, FADH आया इसके पास, FADH2। अब मुझे बताओ NADH को 4 एडिशनल हाइड्रोजन आयन निकालने का मौका मिला, FADH को सिर्फ 6 हाइड्रोजन आयन निकालने का मौका मिला। ये मिला आपके पास सामने मौका? मिला? अच्छा जी। अच्छा, इसकी जब तक तस्वीर ले लो जल्दी से, फिर मैं एक और बात बताने लगा हूं आगे। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है सारी चीजें कि आपके पास 4 कैसे आया, वो 2 कैसे आया, 4 कैसे आया। बताने का मकसद ये है कि हमारे पास ATP कितनी जनरेट हो रही है। अब मैं ATP पे आऊंगा कि ATP कितनी जनरेट हो रही है। साइड पे कर देंगे। NADH ने सेम काम किया FADH2 की तरह का, FADH2 ने सेम काम किया NADH की तरह का, सिर्फ फर्क किया है कि चूंकि एनर्जी लेवल डिफरेंट था इस वजह से इस तरह से मूव करेंगे। अब एक चीज छोटी और सुन लो, लाइट रिएक्शन में हमारे पास 3 ATP 3 हाइड्रोजन आयन 1 ATP को जनरेट कर रहे थे। यहां पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयंस जब इस ATP सिंथेस से गुजरेंगे तो हमारे पास 1 ATP बनेगा। 4 हाइड्रोजन आयंस जब ATP सिंथेस से गुजरेंगे तो 1 ATP बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 4 हाइड्रोजन आयंस इक्वल्स टू 1 ATP। ठीक हो गया? 4 हाइड्रोजन आयंस इक्वल्स टू 1 ATP। ये फैक्चुअल पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मतलब मुख्तलिफ तरीके से साइंटिस्ट निकाला है ये। अच्छा जी, जी अब आप इसको जरा डिवाइड करो, मैं बताता हूं कैसे। 10 हाइड्रोजन आयंस को डिवाइड करो 4 हाइड्रोजन आयंस से, आपके पास आंसर क्या आता है? इसी तरीके से 4 हाइड्रोजन आयंस को डिवाइड करो 6 हाइड्रोजन आयंस को डिवाइड करो 4 हाइड्रोजन आयंस से, आंसर बताओ क्या आता है? हमारे पास रेंज आती है, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है 2.5, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है 1.5। हमारे पास राउंड ऑफ करके हम लोग स्टडी करते हैं इसको, हम कहते हैं कि हमारे पास एक NADH की ब्रेकडाउन से हमें 2 से 3 ATP मिलते हैं, और एक FADH की ब्रेकडाउन से हमें 1 से 2 ATP मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रेंज। आपकी बुक के एतबार से हम लोग हायर साइड पे जाके कैलकुलेट करेंगे राउंड ऑफ करके इसको, यानी 3 ATP हमें NADH से मिल रहे हैं और 2 ATP हमें FADH से मिल रहे हैं।
ये बेसिकली वो इक्वेशन है जो आपको बताती है कि आपके पास एक NADH की रिडक्शन से आपके पास कितने बन रहे हैं, और एक FADH2 की रिडक्शन से या उसकी ब्रेकडाउन से, इलेक्ट्रॉन देने से आपके पास कितने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आई है? अब चूंकि 2.5 है, बंदा दिमाग में सोचता है मतलब वो तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2.5 कहां से बन रहे हैं। ये स्टोइचियोमेट्री से हमने कैलकुलेट किया, लेकिन समझने के लिए हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ कर दिया 2.5 को 3 से, 1.5 को 2 से। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। जिन लोगों का सवाल है कि ऑक्सीजन कहां से आ रही है, तो ऑक्सीजन सेल में कहां से आती है? जब भी तो हमने कहा था कि हमारे पास क्रेब्स साइकिल होगी उसी वक्त जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और ये वही ऑक्सीजन है जिसकी प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ काम हो रहा है। अब ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? हम रेस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए। हमारे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसके नतीजे में ऑक्सीजन आ रही है, वो कहीं से सकता है इस्तेमाल कर ले उसको। तो ये ऑक्सीजन तो हमारे पास एटमॉस्फेयर से आ रही है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। और चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो हमने इसलिए कहा था कि एरोबिक फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन है। बाकी दो के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा था, तो वहां पर जो है वो क्रेब्स साइकिल भी नहीं चल रही थी और हमारे पास ATC भी नहीं चल रही थी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन वहां से आ रहा है। फिर एक बार रिपीट कर दूं लास्ट वाली बात। अभी हमने कैलकुलेशन ये की कि हमारे पास NADH2 जो है, मैं जरा इसको मिटा दूं, हमारे पास NADH2 जो है या NADH जिसको हम कहते हैं, वो 10 हाइड्रोजन आयंस पंप कर रहा है, और हर एक हाइड्रोजन आयन, 4 हाइड्रोजन आयन के नतीजे में हमें एक ATP मिलता है। 4 हाइड्रोजन आयन अगर ATP सिंथेसिस से गुजरेंगे तो हमें एक ATP मिलेगा। तो हमने उसकी वैल्यू यहां बना ली। जिन लोगों को फिजिक्स वगैरह करते होंगे उन लोगों को इक्वेशंस बनानी आती हैं। आपके पास यहां पर क्या बनता है, 10/4 बनता है 2.5। इसी तरह से अगर हम बात करें FADH2 की, तो 6 हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय FADH2। यहां से 4, यहां से 2, और फिर हम वही वाली इक्वेशन लगाते हैं कि 4 हाइड्रोजन आयन के पंप होने से एक ATP प्रोड्यूस होता है, तो 4 हाइड्रोजन आयन ये हो गए। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलेगा इसका आंसर है 1.5। क्योंकि 2.5 1.5 डजंट एक्चुअली मीट आवर नीड्स, क्योंकि वैसे तो हम लोग 1.5 2.5 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 और 2 के हिसाब से कैलकुलेशन है। तो लोग इसकी रेंज बताते हैं कि इसकी रेंज है 2 से 3 ATP फॉर 1 NADH, और इसकी रेंज है 1 से 2 ATP फॉर 1 FADH2, यानी राउंड ऑफ करके। सो मेन फोकस इज दिस 3 and 2। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास एक NADH की ब्रेकडाउन से या इलेक्ट्रॉन डोनेशन से हमें 3 ATP मिलते हैं। एक FADH2 की इलेक्ट्रॉन डोनेशन से हमें 2 ATP मिलते हैं। तो अब अगर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो। एग्जैक्टली ये किसने सवाल उठाया, मेरे पास नाम पूरा नहीं आ रहा है इनका। आपके पास NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन भी रिलीज हो गई। FADH ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन रिलीज हो गई। अब ये NAD प्लस बन गया, ये FAD प्लस बन गया। अब ये दोनों जाएंगे दोबारा क्रेब्स साइकिल में, वहां से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके फिर दोबारा यहां वापस आएंगे। तो इनकी साइकिल चलती जा रही है। ये कन्वर्ट हो जाएंगे NAD प्लस में और FAD प्लस में, ये वापस जाएंगे क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में जाके ग्लाइकोलाइसिस में जाके कहीं हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाए, वहां जाके हाइड्रोजन आयन लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर दोबारा वापस ही आएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन लाने ले जाने का काम कर रहे हैं ये, ठीक है। ये फैक्चुअल बात है, कैलकुलेटेड है कि जब 4 हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं तो एक ATP बनता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ रेस्पिरेशन। लाइट रिएक्शन के अंदर 3 हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था, हमारे पास एक ATP प्रोड्यूस हो रहा था, सॉरी। इलेक्ट्रॉन कैरी का मतलब कोएंजाइम नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैरी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैरी करके लेके जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। NADH और FADH2 दोनों इलेक्ट्रॉन को कैरी करके लेके। इलेक्ट्रॉन कैरी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन और रिसीविंग का काम कर सके, ठीक है। नहीं, हमारे अंदर भी होती है साइकिल, हमारे अंदर भी तो ATP ब्रेकडाउन हो रही है। ये एक बार दे दिया इसने, अलग हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता जा रहा है बस NADH का।
इस तरह से FeDH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, वो भी फ्लो करता हुआ जा रहा है और एंड में जाके वो वाटर बना देगा वो इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन की से एनर्जी जो कॉम्प्लेक्सेस गेन कर रहे हैं वो हाइड्रोजन आयन को पंप करने में मदद देंगे, और हाइड्रोजन आयन फिर इससे मूव करेंगे और ATP बनेगा हमारे पास। ठीक है, मैंने 2 हाइड्रोजन आयन से ATP कहां बनाई है? अरे यार वो ओफो, कैसे लोग हैं, मैंने सिर्फ एक एरो डाला था, एरो, ये लो 4 ATP, 4 मूव करेंगे तो ये 2 भी तो बनाई थी मैंने, कोई ये भी तो इतराज करेगा सर 2 हाइड्रोजन आयन से आपने 2 ATP कैसे बना ली? अब नीचे वाले हाइड्रोजन आयन कहां से आ रहे हैं? जहां से ये एरो क्या बता रहा है आपको, ये मूव करके यहां गए, ये मूव करके वापस यहां गए, जरूरी नहीं कि वो सर्कुलेट करें। हाइड्रोजन आयन तो सेल के अंदर मौजूद है, सेल बफर सोल्यूशन कैसे बनाता है अपने आप को, बफर कैसे बनाता है अपना, हाइड्रोजन आयन जहां ज्यादा होंगे वहां OH आयंस को लेके आ जाता है, या कुछ बेसिक आयंस को लेके आ जाएगा, जहां पर बेसिक आयन ज्यादा होंगे हाइड्रोजन आयंस को लेके आ जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन वाटर के स्प्लिटिंग से बन रही है, मुख्तलिफ बाय प्रोडक्ट से हाइड्रोजन आयंस निकल रही होती, तो उसका तो कोई वो है ही नहीं कि हाइड्रोजन आयन कहां से आ रहा है। सेल ने अपने अंदर बफर भी तो बनाना है ना, एसिडिटी तो नहीं क्रिएट कर सकता ना, बेसिसिटी कर सकता है, तो उसको कंट्रोल कैसे करता है वो? इन आयंस के जरिए तो करता है, आयन की इफ्लक्स और इनफ्लक्स से। कहीं सोडियम आयन ज्यादा हो गए तो उसकी जगह पे पोटेशियम लेके आ जाओ, कहीं आपके पास जो है वो क्लोराइड आयन ज्यादा हो गए तो उसके बदले में आप सोडियम लेके आ जाओ। इस तरह से प्लांट या एनिमल सेल, दोनों सेल्स अपने अंदर बफर या होम्योस्टेसिस रखते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन का कहीं से भी आना, कहीं से भी आ रहा हो, ये कंसर्न नहीं है हमारा, क्योंकि सेल ने हाइड्रोजन आयन कहीं से भी लेके आना है अपना बफर मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनल्स के अंदर भी, साइटोप्लाज्म के अंदर भी, टिश्यू लेवल में भी, और उसके बाद ऑर्गन लेवल में भी एक होम्योस्टेसिस, एक बफर मेंटेन करना है। तो ये आपके पास वाटर की ब्रेकडाउन से भी आ रहे होते हैं, या आपके पास मुख्तलिफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टूटने से भी आ रहे होते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजों से आ रहे होते हैं, वो कंसर्न है ही नहीं हमारा कि कहां से आ रहा है। ठीक है, सेल इसको खुद ही बैलेंस क्रिएट करता है। हाँ, अब आपकी बात देखो, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अब अगर सबने निकाल लिया है तो हम फाइनल प्रोडक्ट अपना ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 3 ATP आ रहे हैं यहां पर, और यहां पर हमारे पास 2 ATP आ रहे हैं FeDH की वजह से। अब जरा आप याद करो, हमने अभी जो बनाया था उसके मुताबिक हमारे पास 4 ATP आ रहे थे, टोटल बता रहा हूं, टोटल बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा। 4 ATP यहां आ रहे थे, और NADH कितने थे हमारे पास? 6 और 6 12 NADH थे शायद, कितने थे मैं भूल गया। और आपके पास 2 FADH थे, यहां पर 2 FADH थे, 2 वहां पर, 3 और 3 और 3, 6 12, ठीक है, 10 NADH थे। अच्छा चलो 10 NADH कर देते हैं, यहां पर 10 NADH कर देते हैं। अब इसको अगर कैलकुलेट करके देखो तो आपको कंडीशन समझ में आ जाएगी। 4 ATP तो अपनी जगह पे हैं, 10 NADH का मतलब ये है कि 3, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, आपके बन जाता है 30 ATP, 30 ATP। ये क्या है? ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आपके पास कितना बन जाता है? 2 2 जा 4 होता है जहां तक मुझे याद है। तो आपके पास 30 प्लस 4, इसको मैं यहां लिख दूं, 4 ATP जो आपके पास ओरिजिनली बनी थी, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 38 ATP का, 38 ATP का, 38 ATP का आपके पास टोटल प्रोडक्ट बन जाता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? भाई मैं एक और बात पे आ रहा हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ है लोगों को? डन हो गया? अब देखो आपकी बुक के मुताबिक 36 ATP बनते हैं हमारे पास। टोटल रेंज बता दूं आपको, टोटल रेंज ऑफ ATP पता है क्या है? टोटल रेंज ऑफ ATP है 30 to 38 ATP। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो और क्या कर रहे हो। लेकिन मैं अभी सिर्फ बुक की रेफरेंस पे जा रहा हूं, मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसके अंदर, ये तो सिर्फ सरफेस लेवल की बातें हुई हैं आपके सामने। अच्छा जी, इसमें से 2 ATP इस्तेमाल हो जाते हैं पायरुवेट को नहीं,
लोगों ने मशहूर किया पायरुवेट की शटलिंग। पायरुवेट की शटलिंग नहीं होती, पायरुवेट तो अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो NADH है ना, इसको शटल करना होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके लिए आपके पास 2 ATP इस्तेमाल हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? आपके पास जो टोटल ATP बनते हैं उनका जब हम माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब टोटल प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि NADH को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में शटल करने के लिए हमें 2 ATP रिक्वायर्ड होते हैं, 2 ATP इस्तेमाल होते हैं। तो NADH सब जो है वो मूव करके फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया शटल किया जाता है या शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस तरह से आपके पास 38 को माइनस कर दो अगर 2 से, तो आपके पास टोटल बन जाते हैं 36 ATPs। आपके पास टोटल 36 ATPs यहां से आ रहे हैं कि आपने अब तक अपने पास, वैसे तो आपके पास टोटल 40 ATP बनते हैं अगर आप गौर करो तो। 40 ATP कैसे बनते हैं? टोटल अगर ग्रॉस निकालो तो 40 ATP का बनता है। कोई मुझे बता सकता है 40 ATP कैसे बनते हैं? दो पहले यूज हुए थे। ये जो हमें ग्लाइकोलिसिस का भी मैंने चार्ट बनाया, ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने 2 नेट ATP निकाले। टोटल ATP कितने बने थे? 4 के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करो और किसी को ना निकालो अभी, तो हमें टोटल 40 ATP मिलते हैं। लेकिन उसमें से 2 इस्तेमाल हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस में, 2 इस्तेमाल हो जाते हैं NADH की शटलिंग में, यानी शटलिंग के अंदर। बच गया हमारे पास कितने? 4 अलग 40 में से कितने बच गए? टोटल 36। अब जिन लोगों के दिमाग में सवाल था कि सर अगर हमसे ग्रॉस पूछा जाए, ग्रॉस बकायदा लिख के कि ग्रॉस ATP प्रोडक्शन आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने बनते हैं? 40 बनते हैं। लगा लो शर्त इस पे। 40 में से नेट की बात करोगे तो 36, टोटल नेट ATP प्रोड्यूस 36। क्यों? क्योंकि उस 40 में से 2 हमने यूटिलाइज कर लिए फॉर द प्रिपरेटरी या फॉर द इन्वेस्टिंग फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस के लिए, और बाकी 2 को हमने इस्तेमाल कर लिया इस NADH की शटलिंग के लिए फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 को माइनस कर दो 40 से, कितने बच गए? 36। 40 कहीं नहीं लिखा, किसी बुक में नहीं लिखा, सिर्फ बता रहा हूं एक बात, ठीक है? आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन एक बात बता रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं ग्लाइकोलिसिस वाले को यूज ना करूं, सिर्फ ग्रॉस की बात करूं, नो नेट इनकम की बात करूं, नेट इनकम की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो आपके पास 4 ATP बन रहे थे ग्लाइकोलिसिस के अंदर, 2 NADH बन रहे थे वहां पर, 2 NADH पायरुवेट ऑक्सीडेशन में। उसके बाद आपके पास 6 NADH बन रहे थे वहां पर क्रेब्स साइकिल में, 2 ATP और 2 FADH। टोटल कर लो कितने बनते हैं, कर लेते हैं अभी। हमारे पास टोटल यहां बनाता हूं, 4 ATP प्लस 2 ATP फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, 2 NADH फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, 2 NADH फ्रॉम पायरुवेट ऑक्सीडेशन और 6 NADH फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। फिर आपके पास है यहां पर 2 FADH फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। कितना बन गया? ये टोटल आपके पास 18 समझो कि चीजें बन जाती हैं। इसको 4 को हटा दो तो ये 6 7 8 9 10 11 12 ये बन जाते हैं। 12 एनर्जी रिच कैरियर्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब अगर इनको हम तोड़ते हैं या इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लाई करवा के देख लो आपके पास कितने बनते हैं। नहीं, चेंज इतना नहीं होता, थोड़ा सा फर्क आता है, इसीलिए 30 to 38 की रेंज बताई ना। प्रोकैरियोट्स के तो माइटोकॉन्ड्रिया आई नहीं, वहां शटलिंग का चक्कर ही नहीं है। ग्रॉस 40 ही हो रहा है, ठीक है। तो आपको हर एस्पेक्ट से बात समझाने की कोशिश की है कि कभी कभार ना सवाल ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। आप नॉर्मल सवाल पूछा हुआ टोटल एटीपी, आप टोटल एटीपी व्हाट, ग्रॉस या नेट, टोटल नेट टोटल ग्रॉस, तो आप उसके ऑप्शंस देखो, ऑप्शन क्या दिए हैं।
तो ऑप्शन देख के आपको अंदाजा होगा। बेटे 40 वाला सवाल कभी कोई पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि बुक में नहीं, वैसे कोई भी नहीं पूछता, लेकिन ये समझाने के लिए आपको बताया कि आपके पास टोटल जो हाथ में आए ना आपके, वो क्या है, 40 एटीपीज है। उस 40 एटीपीज में से आपने 2 अलग कर दिए ग्लाइकोलिसिस के लिए, 2 अलग कर दिए पायरुवेट शटलिंग के लिए, एनएडी की शटलिंग के लिए, बाकी आपके पास 36 एटीपी बच गए। तो 36 एटीपी ऐसे आया आपके पास, ठीक है। क्या चीज समझ नहीं? 36 एटीपी आपके पास तब बनते हैं जब आपके पास एनएडीएस शटल होके आ रहा होता है। जब एनएडीएस शटल होके आ रहा होता है तो आपके पास 36 एटीपी, यानी आपके पास 2 एटीपी इस्तेमाल हो जाते हैं फॉर द शटलिंग ऑफ एनएडीएच। दैट्स इट, बस बात खत्म। अब यहां पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कि सर हमारे पास एनएडीएच की तादाद तो ज्यादा है, लेकिन शटलिंग के लिए हमारे पास 2 एटीपी इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 शटल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं एनएडीएच की शटलिंग के लिए। अब मैं उस पर नहीं जा रहा, रहने दें उसको। अच्छा, की पॉइंट्स बना के दे दूं, ठीक है। तो आपके पास टोटल एटीपी आपने याद रखना है कि कितने बन रहे हैं, 36, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। आपने टोटल एटीपी लगाए कितने थे ग्लूकोज बनाने के लिए, कोई बता सकता है मुझे? $36 है ना टोटल, 36 बोल रहा हूं बार बार। मैंने कहा कि हमारे पास टोटल एटीपी कितने इस्तेमाल हुए थे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, किसी को याद है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटीपी इस्तेमाल हुए थे? 18 एटीपी। कितने मिल रहे हैं हमें? 36 डबल है ट्रिपल है? आप देखो 2 टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिल रही है हमें, जितनी हमने लगाई थी उससे ज्यादा हमें एनर्जी मिल रही है ग्लूकोज को तोड़ने पे। इस वजह से प्लांट ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है, क्योंकि उसको डबल एनर्जी मिलती है। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था लाइट रिएक्शन के दौरान भी कि सर जब लाइट रिएक्शन के दौरान हमें एनर्जी मिल रही है तो हमें ग्लूकोज बनाने की जरूरत क्यों है? ये जरूरत है। वहां हमने 18 के बदले में 36 एटीपी यहां से निकाल ली, पूरा निचोड़ लिया ग्लूकोज को, ठीक है। ये तो डबल हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो अब आपके पास आपको एक रेंज भी पता है कि आपके पास एटीपी किस रेंज में बनते हैं, 30 to 38 की रेंज में बन रहे हैं। आपके पास एग्जैक्ट टोटल एटीपी, यूटिलाइजेबल एटीपी जो आप अपने इस्तेमाल के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो कितने 36 एटीपीज हैं, ठीक है। और ये किस तरह से आए आपने वो भी देख लिया, पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट नहीं है वो एनर्जी कहीं मुख्तलिफ जगहों पे भी इस्तेमाल हो रही है, कहीं यूज हो रही है, उसको इससे ना मिला है अभी यहां पर। NADPH बन रहे होते हैं, नॉट NADH, NADPH बन रहे होते हैं, ठीक है। टोटल ग्रॉस आपके पास नेट कह लो कि नेट हमारे पास 36 बन रहा होता है, नॉट ग्रॉस, नेट 36 बन रहा होता है। टोटल 38 आ रहे हैं ना हमारे पास वैल्यू, लेकिन उसमें से 2 हमने इस्तेमाल कर लेते तो हमारे पास नेट 36 बन रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी बुक के हिसाब से 36 टोटल एटीपीज आपके पास बन रहे हैं, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाएंगे। जिन लोगों का ये सवाल है कि हमारे पास मुख्तलिफ स्टेप्स पे वो जो है एनर्जी हमने कम लगाई, ज्यादा कैसे मिल गई, अगर आप हर स्टेप याद करो तो हमारे पास हर स्टेप एक्सेसिवली ज्यादा हुआ है। क्रैब साइकिल में भी कुछ स्टेप जरूरत से ज्यादा हुए ताकि हमारे पास एनर्जी जो है वो बन सके, हमारे पास बहुत से ज्यादा एनर्जी बन सके, ठीक है। बहरहाल तो ये आपके पास टोटल इस चैप्टर का एक कंक्लूजन निकल आया कि हमने शुगर बनाई, फिर हमने शुगर तोड़ी, शुगर 2 प्रोसेस से बनी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और शुगर फिर तोड़ी हमने फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रैब साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आज इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूं, मुझे सिर्फ 1-2 चीजें और बतानी थी फॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन में 18 एटीपी बनते हैं,